जब हम किसी भारी भरकम ट्रेन को जैसे वैप 7 या वैग 9 को प्लेटफॉर्म से मक्खन की तरफ फिसलते हुए देखते हैं तो क्या कभी ये ख्याल आता है कि इसके हजारों टन वजनी पहियों को घुमाने वाली असली ताकत क्या है? ये कोई जादू तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि विशुद्ध इंजीनियरिंग का कमाल है। और उस इंजीनियरिंग के दिल में है एक शानदार मशीन, 3 फेज इंडक्शन मोटर। बिल्कुल, और यही वो तकनीक है जिसने भारतीय रेलवे को एक नई शक्ति दी है, एक नई रफ्तार दी है, और वो कंट्रोल दिया है जो पहले मुमकिन नहीं था। सही कहा। और आज हम इसी मशीन के राज खोलने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी ये चर्चा एक लोको पायलट श्री राजू कुमार के भेजे हुए नोट्स पर आधारित है। अच्छा, तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसे एक असली पायलट के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन है ये समझना कि ओवरहेड तार की बिजली मोटर के अंदर घुसकर उस घुमाव बल यानी टॉर्क में कैसे बदल जाती है जो इस लोहे के पहाड़ को खींचता है। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये तकनीक रेलवे की दुनिया में एक क्रांति से कम नहीं है। इसने न सिर्फ ट्रेनों को ज्यादा शक्तिशाली बनाया है, बल्कि उन्हें बेहद कुशल और कंट्रोल करने में आसान भी बना दिया है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल तो यही है कि इस विशाल लोकोमोटिव में बिजली आती कहाँ से है? हम सबने वो तारों का जाल देखा है, OHE कहते हैं उसे। हाँ, सही जगह से शुरू किया। OHE यानी ओवरहेड इक्विपमेंट से लोकोमोटिव को 25,000 वोल्ट की सिंगल फेज एसी सप्लाई मिलती है। 25,000 वोल्ट? हाँ, और 25,000 वोल्ट बहुत बहुत ज्यादा वोल्टेज है। इसे आप सीधे किसी भी चीज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो सुनने में खतरनाक है। क्या इसे सीधे मोटर में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे किसी तरह बदलना पड़ता है? और ये नहीं, बिल्कुल बदलना पड़ता है। अगर ये सीधे मोटर में गया तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मोटर राख हो जाएगी। बाप रे! यहीं से बिजली के रूपांतरण की, ट्रांसफॉर्मेशन की एक दिलचस्प प्रक्रिया शुरू होती है। आप ऐसे समझिए कि लोको के अंदर एक पूरी पावर मैनेजमेंट टीम बैठी है। अच्छा। हाँ, और टीम का पहला खिलाड़ी है मेन ट्रांसफॉर्मर। इसका काम एक सख्त मैनेजर की तरह है, जो इस 25,000 वोल्ट के हाई वोल्टेज को डांट कर एक सुरक्षित और इस्तेमाल करने लायक स्तर तक नीचे ले आता है। ठीक है, तो मैनेजर ने वोल्टेज को काबू में कर लिया, लेकिन ये अभी भी एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट ही है। अब आगे क्या होता है? अब आता है टीम का दूसरा खिलाड़ी, जिसे हम कन्वर्टर या रेक्टिफायर कहते हैं। इसका काम एक अकाउंटेंट जैसा है। ये उस कम हुए एसी वोल्टेज को डीसी यानी डायरेक्ट करंट में बदल देता है। एसी को डीसी में? हाँ, इस प्रक्रिया से एक डीसी लिंक बनता है। आप इसे एक तरह का पावर का गुल्लक समझ सकते हैं, जहां बिजली डीसी के रूप में जमा होती है, अगले कदम के लिए तैयार। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा उलझ गई। हमने तो शुरू में कहा था कि लोको में 3 फेज एसी मोटर लगती है, तो फिर ये एसी को डीसी में बदलने का चक्कर क्यों? ये तो काम बढ़ाने जैसा नहीं लग रहा। यही तो इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा दाव है। यहीं पर टीम का सबसे क्रिएटिव खिलाड़ी यानी तीसरा सदस्य मैदान में उतरता है, इन्वर्टर। इन्वर्टर? हाँ, आधुनिक लोको में ये आईजीबीटी आधारित इन्वर्टर होता है। इसका काम इस डीसी को वापस एसी में बदलना है। लेकिन ये कोई साधारण एसी नहीं होती। ये एक कंट्रोल्ड, सजी संवरी 3 फेज एसी होती है। कंट्रोल्ड? इसका क्या मतलब हुआ? इसे कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ी? कंट्रोल का मतलब है कि इस एसी के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को लोको पायलट अपनी मर्जी से बदल सकता है। अच्छा। इसी जादू को VVVF यानी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो संक्षेप में, OHE से मिली बेलगाम हाई वोल्टेज एसी को एक ऐसी नपी तुली और नियंत्रित एसी में बदला जाता है जिस पर लोको पायलट का पूरा नियंत्रण हो। यही नियंत्रण उसे ट्रेन की स्पीड और खींचने की ताकत को संभालने की क्षमता देता है। समझ गए। तो ये एसी से डीसी और फिर डीसी से एसी बनाने का पूरा नाटक सिर्फ इसलिए है ताकि बिजली पर पूरा कंट्रोल पाया जा सके। कमाल है। अच्छा, तो अब ये कंट्रोल 3 फेज सप्लाई मोटर के अंदर पहुंच गई है। यहां से असली खेल शुरू होता है। मोटर का जो हिस्सा स्थिर रहता है, जिसे स्टेटर कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है? बिल्कुल, जैसे ही ये 3 फेज सप्लाई स्टेटर की वाइंडिंग में जाती है, एक घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र? हाँ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या RMF कहते हैं। मतलब बिना किसी पुर्जे को हिलाए
सिर्फ बिजली देकर मोटर के अंदर एक अदृश्य चुंबकीय बवंडर खड़ा कर दिया। ये तो वाकई जादू जैसा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, अदृश्य बवंडर। ये बिना किसी मैकेनिकल हरकत के सिर्फ बिजली के प्रवाह से पैदा होता है और मोटर के अंदर एक खास गति से गोल गोल घूमता रहता है। और इस गति को क्या कहते हैं? इस घूमने की गति को सिंक्रोनस स्पीड NS कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये गति सीधे सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। अच्छा, तो इसका मतलब लोको पायलट जब स्पीड बढ़ाता है तो वो असल में इस चुंबकीय बवंडर के घूमने की रफ्तार को तेज कर रहा होता है। एकदम सही। VVMF तकनीक का यही तो कमाल है। लोको पायलट फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, चुंबकीय क्षेत्र तेजी से घूमता है। फ्रीक्वेंसी घटाता है तो वो धीरे घूमता है। मोटर की स्पीड कंट्रोल की ये पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। यहाँ तक तो सब तारों और चुंबकीय क्षेत्रों का खेल है, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है और ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। मोटर का जो हिस्सा असल में घूमता है, यानी रोटर, हाँ, जो पहियों को घुमाता है, उसे तो कोई तार छूता भी नहीं। तो फिर उसमें करंट आता कहाँ से है? वो कैसे घूमता है? ये एक बड़ा सवाल है। ये इस मोटर की सबसे खास और सबसे जादुई बात है। इसका जवाब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत में छिपा है। इंडक्शन? हाँ, जब स्टेटर का वो घूमता हुआ चुंबकीय बवंडर यानी RMF रोटर में लगे कंडक्टर्स को काटता है, तो उन कंडक्टर्स के अंदर अपने आप एक वोल्टेज पैदा हो जाता है, जिसे EMF कहते हैं। मतलब बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के सिर्फ एक चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से रोटर के अंदर बिजली पैदा हो गई। जैसे हवा में वाईफाई से डेटा आता है, वैसे ही स्टेटर से रोटर में पावर आ गई। क्या शानदार एनालॉजी है। बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं। और क्योंकि रोटर का सर्किट पूरा होता है, इसलिए उस वोल्टेज की वजह से रोटर के कंडक्टर्स में करंट बहने लगता है। अच्छा, यही इस मोटर का सार है। रोटर को किसी बाहरी बिजली के कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। वो अपनी ऊर्जा स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र से ही प्रेरित करता है। इसीलिए इसे इंडक्शन मोटर कहते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं। स्टेटर में एक घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है और रोटर में बिना तार के पैदा हुआ करंट बह रहा है। इन दोनों से मिलकर वो ताकत कैसे बनती है जो ट्रेन को आगे बढ़ाती है? अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां टॉर्क यानी घुमाव बल पैदा होता है। फिजिक्स का एक नियम है, लॉरेंस फोर्स। लोरेंस फोर्स? हाँ, इसके अनुसार जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई करंट ले जाने वाला कंडक्टर रखा जाता है, तो उस पर एक बल मतलब एक धक्का लगता है। और यहाँ हमारे पास रोटर के रूप में एक करंट ले जाने वाला कंडक्टर है जो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही तो मौजूद है। बिल्कुल। तो जैसे ही रोटर में करंट बहना शुरू होता है, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र उस पर एक बल लगाता है। ये बल रोटर को उसी दिशा में घुमाने की कोशिश करता है जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र खुद घूम रहा है। यही बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बनाता है। और इसी टॉर्क से रोटर घूमने लगता है। हाँ, जब ये टॉर्क इतना मजबूत हो जाता है कि रोटर के जड़त्व और लोड पर काबू पा ले, तो रोटर घूमने लगता है। एक मिनट, तो मतलब बिजली ने चुंबक बनाया, चुंबक ने दूसरे हिस्से में बिना छुए बिजली बनाई और फिर वो दोनों मिलकर उसे घुमाने लगे? सही पकड़ा। यहीं से पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। रोटर घूमता है, रोटर से जुड़ा हुआ एक्सल घूमता है, एक्सल से जुड़े हुए पहिए घूमते हैं और हजारों टन की ट्रेन चल पड़ती है। कितना शानदार सिद्धांत है। हाँ, पूरी प्रक्रिया इसी पर आधारित है। लेकिन यहाँ एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र एक खास गति से सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। क्या रोटर भी उतनी ही तेजी से घूमता है? क्या वो उस चुंबकीय क्षेत्र को पकड़ लेता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है नहीं। नहीं? नहीं, रोटर की स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी कम होती है। वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र से थोड़ा पीछे रह जाता है। पीछे रह जाता है? एक मिनट, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि मोटर को चलाने के लिए ये जरूरी है कि वो जिस चीज का पीछा कर रहा है उसे कभी पकड़ ना पाए। ये तो इंजीनियरिंग के हिसाब से कमी लगती है, कोई फीचर नहीं। सतह पर देखने पर यह कमी ही लगती है, लेकिन असल में यही इस मोटर की जान है। गति के इसी अंतर को स्लिप कहते हैं। स्लिप? हाँ, अब जरा सोचिए, अगर रोटर और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही गति से घूमने लगे तो क्या होगा? अगर दोनों एक ही स्पीड पर होंगे तो उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन मतलब सापेक्षपाती नहीं होगी। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रोटर के कंडक्टर्स को काट नहीं पाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा। और अगर चुंबकीय क्षेत्र रोटर के कंडक्टर को काटेगा नहीं, तो इंडक्शन का सिद्धांत काम नहीं करेगा। मतलब रोटर में कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगा। सही,
कोई ईएमएफ नहीं तो कोई करंट नहीं, और अगर रोटर में करंट ही नहीं है तो कोई लॉरेंस बल या टॉर्क भी नहीं बनेगा। इसका मतलब मोटर रुक जाएगी। हाँ, अरे वाह, ये तो बड़ी उल्टी बात हो गई। मतलब रोटर को घुमाने के लिए ये जरूरी है कि वो चुंबकीय क्षेत्र से थोड़ा धीमा चले। उसे पकड़ने की कोशिश में ही वो घूमता रहता है, और अगर पकड़ लिया तो रुक जाएगा। हाँ, टॉर्क बनाने के लिए स्लिप का होना अनिवार्य है। स्लिप ही वो वजह है जिससे रोटर में करंट पैदा होता है, और वही करंट टॉर्क पैदा करके रोटर को घुमाता है। कमाल है। राजू जी अपने नोट्स में यही लिखते हैं। वो कहते हैं कि जब घाट सेक्शन में भारी मालगाड़ी को चढ़ाई पर खींचना होता है तो उन्हें केबिन में मोटर की आवाज से और लोड मीटर पे टॉर्क बढ़ता हुआ साफ पता चलता है। वो जानते हैं कि इस समय स्लिप थोड़ी बढ़ गई है और मोटर अपनी पूरी जान लगा रही है। वाह, ये तो प्रैक्टिकल अनुभव से जुड़ी कमाल की जानकारी है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? एक लोको पायलट के नजरिए से वो असल में ट्रेन की स्पीड को कैसे कंट्रोल करता है? ये सब कुछ उस एक तकनीक से जुड़ा है जिसकी हमने शुरू में बात की थी, VVFV। वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल, जैसे कि हमने समझा, मोटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के घूमने की गति सीधे तौर पर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। तो जब लोको पायलट को स्पीड बढ़ानी होती है तो वो कंट्रोल सिस्टम के जरिए इन्वर्टर को निर्देश देता है कि वो मोटर को दी जाने वाली एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे। और फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही चुंबकीय क्षेत्र तेजी से घूमने लगता है और रोटर भी उसे पकड़ने के लिए तेज घूमता है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी कम करने पर स्पीड घट जाती है। लेकिन इसमें एक और पहलू था, वेरिएबल वोल्टेज। आपने वीएफ रेशो को स्थिर रखने की बात कही थी, वो क्यों जरूरी है? वो मोटर की सुरक्षा और परफॉर्मेंस के लिए बेहद जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि आप गाड़ी चला रही हैं। सिर्फ एक्सेलरेटर दबाने से, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। आपको सही गियर यानी वोल्टेज भी लगाना होगा, वरना इंजन या तो चिल्लाने लगेगा या बंद पड़ जाएगा। बिल्कुल। VVF अपनी एक्सेलरेटर और गियर को अपने आप सिंक में रखती है। मोटर के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स है वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के अनुपात VF पर निर्भर करता है। अच्छा। अगर आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे और वोल्टेज उतना ही रखेंगे तो मोटर बहुत ज्यादा करंट लेने लगेगी और बेहद गर्म होकर जल सकती है। और अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और वोल्टेज नहीं बढ़ाया तो चुंबकीय फ्लक्स कमजोर हो जाएगा और मोटर उतना टॉर्क नहीं पैदा कर पाएगी। तो दोनों को एक साथ एक अनुपात में बदलना होता है? हाँ, एक अच्छी परफॉर्मेंस और मोटर को सुरक्षित रखने के लिए स्पीड कंट्रोल के दौरान वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को एक खास अनुपात में एक साथ घटाया या बढ़ाया जाता है। तो आज की चर्चा का अगर सार निकालें तो हमने देखा कि कैसे ओवरहेड तार की 25,000 वोल्ट की बिजली लोको के अंदर एक पूरी मैनेजमेंट टीम, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और इन्वर्टर से गुजरकर एक कंट्रोल्ड 3 फेज एसी सप्लाई बनती है। फिर ये सप्लाई मोटर के स्टेटर में एक घूमता हुआ चुंबकीय बवंडर बनाती है। ये बवंडर बिना छुए वाईफाई की तरह इंडक्शन के सिद्धांत से रोटर में करंट पैदा करता है। और फिर स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र और रोटर के करंट के बीच की क्रिया से वो टॉर्क पैदा होता है जो ट्रेन के पहियों को घुमाता है। और सबसे दिलचस्प बात, हमने ये समझा कि इस स्लिप जैसी चीज जो पहली नजर में एक कमी लगती है, असल में इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल, उसके बिना तो टॉर्क ही नहीं बनेगा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार की ओर ले जाता है। बताइए। आज हमने देखा कि मोटर को चलाने के लिए रोटर और चुंबकीय क्षेत्र की गति में एक अंतर या स्लिप का होना कितना जरूरी है। एक ऐसी चीज जो सतह पर एक कमी या अक्षमता लगती है, वही पूरे सिस्टम की जान है। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में और शायद जीवन में भी अक्सर ऐसी कौन सी कमियां या अंतर होते हैं जो असल में पूरे सिस्टम को चलाने के लिए सबसे जरूरी साबित होते हैं। कभी-कभी परफेक्शन की कमी ही सबसे परफेक्ट डिजाइन होता है।